फ्रेंड्स, आज हम लोग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में किस तरह से आगे डेवलप करता है। एक्चुअली जब 1757 में पलासी की लड़ाई होती है और एंड देन 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जो अंग्रेज़ कम्प्लीटली उनको दीवानी प्राप्त हो जाती है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो सब इंडियन अब ब्रिटिशर्स को प्राप्त हो जाते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद से किस तरीके से हमारे देश में के शासन व्यवस्था में किस तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो रूल्स है, रूल्स के आधार पे हमारे देश में एक नए शासन पद्धति का विकास हुआ। तो एक्चुअली जब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप शायद सुने होंगे कि अगर कोई गेम खेला जाता है तो उसमें आप जब जाते होंगे तो कुछ गेम्स खेलने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर गेम में मैदान में जाता है कोई खिलाड़ी, तो वो एक्चुअली देखता है कि जो कि हाँ, उस गेम को खेलने का क्या रूल्स है, उनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, सो दैट दे कुड बी एबल टू behave a disciplined way, so that they could be able to play in that field. तो एक रूल 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना की 1885 में ए ओ ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, एक उच्च ओहदे पर आसीन थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दैट इज़ डब्ल्यू सी बनर्जी, और जिसका पहला अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उन्होंने एक उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाता है, सो डैट कि जहाँ से कि लोग जो है अंग्रेजी सरकार के लिए एक आवाज़ उठा सके, सो डैट कि जो कि हाँ, रूल्स क्या होने चाहिए या चीज़ें नहीं हो रही है। अगर कोई भी चीज़ें अगर डेमोक्रेटिक वे में अगर उसको हम देखते हैं तो दो चेयर होती है, एक इन चेयर, एक अपोजिशन चेयर। तो जो इन चेयर में होते हैं वो तो पावर प्रैक्टिस करते हैं, और जो अपोजिशन होता है वो बताता है कि वो क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है, और क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डिमांड रखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका एसर्शन जो था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो फॉर्म किया और एक मोमेंटम गेन कर लिया, सो डैट कि 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और उसमें ये दिखाया गया कि वो ये बताया गया कि नहीं, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए, सो डैट कि जो कि जब हमारा देश आज़ाद होगा उस समय हमारे देश का शासन व्यवस्था किस तरीके से चलेगा और कैसे चलेगा, इस बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949, यानी पहली बैठक जो हुई थी 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण हुआ था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो फॉर्म किया था, और ये इसकी लास्ट बैठक जो हुई थी 26 नवंबर 1949 तक चली थी, जो कि जिसका ड्यूरेशन 2 साल 11 महीने और 18 दिन, मीन्स 2 years 11 months एंड 18 days तक चला था। और ये लास्ट था, 1 दिसंबर में मीटिंग्स हुआ था, एंड देन सितंबर में, एंड देन लास्ट
नवंबर में जो लास्ट मीटिंग हुआ था। इस समय कुल मिला के 5000 अमेंडमेंट्स हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, और ये लगभग ना तो ये बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स है, और ना ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक लिबरल है जो दोनों ही विचारधारा को लेके चलता है, कॉम्प्लेक्सिटी को और एक सिंप्लिसिटी को। लगभग 150 साल बाद ब्रिटिश शासन के अंदर रहने के बाद हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसको ड्राफ्टिंग मेंबर के हेड जो थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर, एंड द चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले अस्थायी चेयरपर्सन सदानंद सिन्हा थे, एंड देन जो परमानेंट अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने एक अलग तरीके का आइडियलिज्म सबके सामने रखा था, सो डैट कि हमारा देश आगे अच्छे से देख सके, और इनमें दूरदर्शिता भी बहुत अच्छी थी। तो बात करते हैं आज जो बहुत सारा कंट्री है दुनिया भर में, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही एक अचूक हथियार है। अगर कोई भी देश डेमोक्रेटिक है, अगर वो बोलता है कि हाँ हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो कहीं ना किसी न किसी तरीके से एक रूल बुक के थ्रू अपने सिटीजन के ऊपर शासन कर रहा है। सारा डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी देश जो है वो डेमोक्रेसी फॉलो कर, अगर कोई भी देश जो है वो रूल अगर फॉलो कर रहा है, अगर कोई कहीं पे शासन व्यवस्था चला रहा है, तो जरूरी डेमोक्रेटिक हो, लेकिन हाँ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना बड़ा ही आम बात हो जाता है। तो कुछ इसका आइडियल्स होता है जो फॉर्म करता है उस बेसिस पे कि कंट्री जो है जहाँ पे हम लोग सिटीजन्स जो है एस्पायर करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, और दूसरा तरीका लगाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हम लोगों को बताता है कि फंडामेंटल नेचर हमारे सोसाइटी का क्या होगा। एक देश जो यूजुअली क्या बना होता है, यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशू। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो हर एक इशू पर अग्री करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है ताकि सर्व करेगा एक सेट ऑफ रूल्स को सेट करता है और प्रिंसिपल्स, ताकि लोग जो है कंट्री का वो उसका मेजोरिटी से वो मानते हैं, जो कि हाँ चलो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए और उन्होंने एक आइडियोलॉजी सेट करी, एक वो हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे, और वो उस रूल बुक को फॉलो करते हैं। तो इसमें इंक्लूड नहीं हो, सिर्फ एक ही तरह के गवर्नमेंट का नहीं होता, बस एक एग्रीमेंट होता है कुछ आइडियाज़ पे, कुछ आदर्श पे, जिस पे कि वो बिलीव करते हैं कि जिसके ऊपर वो हमारा देश टिका हुआ होगा। तो बात अब कोशिश करते हैं समझने की क्या होता है, क्या मतलब है कि दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस जो है वो, अब मान लेते हैं दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन देखते हैं हिस्ट्री में। नेपाल का एक देश जो हमारे देश नॉर्थ में है, रिसेंटली नेपाल जो है मोनार्ची से आज़ाद हुआ है हाल फिलहाल में। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल का, जो इसकी वजह से क्या हुआ, अडॉप्ट किया गया 1990 में, और रिफ्लेक्ट करता है फैक्ट कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो कम्प्लीटली रेस्टेड किसके साथ, किंग के साथ। तो पीपल मूवमेंट फाउट बहुत सारा कई दशकों तक वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं लोग, जो कि हाँ हमको भी डेमोक्रेटिक स्टेट चाहिए, हमारा रूल बुक होगा, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करेंगे, न कि मोनार्ची के अंदर हम लोग रहेंगे, सो डैट कि हम लोग का किसी न किसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में हमारा स्टेट में अप्रोच हो। याद रखिए यहाँ स्टेट हम एक कंट्री को बोल रहे हैं। जो पीपल मूवमेंट हुआ ना, कई दशकों तक हुआ, और डेमोक्रेसी वहाँ स्थापित होती है 2006 में, और फाइनली वो सक्सीड करते हैं कि वो किंग का पावर जो था तो कम्प्लीटली जनता के हाथों में आ गया, जो उनके प्रतिनिधि अब उस पावर को एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और नेपाल जो हो गया डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया। तो रीज़न जो था कि वो नहीं चाहते थे कंटिन्यू करेगा प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे क्या होता था, अब क्या हुआ कि जो कि चलो ठीक है वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया, लेकिन हम बता चुके हैं पहले भी, चाहे वेदर दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री, सबके पास अपना एक रूल बुक होता है। नेपाल के लोगों ने कहा कि जो कि नहीं, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो पहले से वहाँ पे पावर में था, पहले से उसका यूज़ किया जा रहा था, हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ पे एक मोनार्ची आइडियोलिज्म होगा, तो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अब हम इस एक ऐसे तरीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि कम्प्लीटली वहाँ पे जो लोग हैं वो कम्प्लीटली इनरोल होंगे उसके अंदर।
तो जैसा फुटबॉल के गेम में होता है, इसमें कि चेंज लगातार चेंज होते रहता है, कंसेक्यूटिव रूल्स जो होता है एक साथ होता रहता है। तो नेपाल भी क्या होता है, मोनार्ची से फॉर्म करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गया और उसको ज़रूरत महसूस हुई कि चेंज होगा कंसेक्यूटिव रूल्स में, ताकि वो एक नए सोसाइटी को आगे स्थापित कर सके। यही मेन रीज़न था नेपाल का कि वो अडॉप्ट करता है नया कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए 2015 में। तो कैप्शन जो था वो एलोब्रेट करता है नेपाल के स्ट्रगल को डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सपल कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि वो डिफाइन करेगा नेचर कंट्री का कैसा होगा, कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम होगी उसके अंदर का नेचर कैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल का जो शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बात बताता था कि कंट्री जो है वो रूल किया जाएगा किंग के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआती जो उसका था वो बताता था जो कि नेपाल जो है ना, वो कंट्री पहले किंग के द्वारा रूल किया जाएगा, उसके मिनिस्टर के द्वारा। और कंट्री में क्या होगा कि उसको वो अडेप्ट करेगा डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट का या पॉलिटिक राजनीति का। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ताकि कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि गवर्न करेगा डिसीजन मेकिंग ऐसे सोसाइटीज़ में। तो किसी भी डेमोक्रेसी में हम लोग चाहे चूज करते हैं हमारे लीडर्स को सो डैट कि वो अपना एक्सरसाइज कर सके पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्थान पे। हाउएवर ये जो है हमेशा पॉसिबिलिटीज होता है कि ये लीडर्स जो होता है ना, शायद हो सकता है कि मिसयूज करेगा अपना अथॉरिटी को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूजुअली प्रोवाइड कर, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि जो कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं। अब हो सकता है कि सरकार जो इन पार आती है, इन चेयर होती है, वो बोले कि जो कि हाँ सबको मार दो काट दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोगों को ये सुविधा मुहैया करवाता है, ये बताता है कि नहीं, जीने का अधिकार है हमको, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको मौलिक अधिकार में देता है। यहाँ पे इस चीज़ इस तरीके से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हितों की रक्षा करता है, हमको सेफ गार्ड करता है। तो ये मिसयूज जो हो सकता है पावर्स का, वो पावर्स के मिसयूज होने से कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन चेयर लीडर्स को रोकता है। तो आप बहुत सारे चीज़ के बारे में पहले से ही पढ़ चुके होंगे कि लेटर चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि लॉ जो होता है सेक्शंस होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, डीपीएसपीज होता है। तो आप एक राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके एक्सपीरियंस को 7th क्लास के बुक में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को डील किया है। और वो दलित थे और उन्होंने अपने राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ही हवाला देते हुए बहुत सारी चीज़ें कही है। अब आप पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है कि हर इंसान को समानता का अधिकार है, यानी इक्वलिटी का अधिकार है। यानी कि हर इंसान जो है भारत की भूमि पर जो जन्म लिया है और जो यहाँ का सिटीज़न है उसको समान अधिकार प्राप्त है किसी भी तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल बिलीफ हो या फिर वर्शिप हो या फिर वॉटेवर, कहीं भी जाना होता है या अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिलता है उसको जॉब करने के लिए, उसको समानता का अधिकार मिलता है। उसको कभी भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या फिर क्रीड के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे। तो राइट ऑफ इक्वलिटी जो है वन ऑफ द फंडामेंटल राइट होता है जो गारंटी करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब बात करते हैं आगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्ले करता है डेमोक्रेसी का, ताकि ये इंश्योर करता है कि जो कोई डोमिनेंट, कोई जो प्रभावशाली ग्रुप है वो अपने पावर का यूज नहीं करेगा दूसरे के खिलाफ। कम पावरफुल, जैसे कोई जो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा बलवान व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा रुपया है, उसके पास पावर्स है, उसके पास अप्रोच है, तो वो किसी नीचे तबके के लोग जिसके तीसरा जो सिग्निफिकेंट रीज़न है कि जो कि क्यों हम लोगों को ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि वो हम लोगों को सेव कर सके हमारे टकराव से। जैसे कि वहाँ ये कुछ स्ट्रेंज साउंड करता है लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम लोग फील करते हैं उसमें स्ट्रांगली कि
एक इशू के बारे में, जो क्या होता है कि किसके खिलाफ जाता है कि लार्जर इंटरेस्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमारी गार्ड करने में इन सब के लिए। अब देखते हैं कुछ स्टोरी बुक अंडरस्टैंड करते हैं इसको बढ़िया से, कि एक शबनम है वो फिक्स करती है इस डिसीजन को कैसे, कि उसके पास 2 चैप्टर बच जाता है रिवाइज करने के लिए कल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम है और उसको देखने के लिए वो मर रही है, बहुत उसको बुरी तरीके से उसको देखना है, लेकिन अगर वो करती है तो वो अपना रिवीजन नहीं कर पाएगी। तो अब उनके बारे में जो फैमिली है वो पूछते हैं कि क्यों तुम वरी हो, तो शबनम बोलती है कि मैं टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कल टेस्ट है और मैं उसके लिए रिवीजन करना चाहती हूँ। और मुझे एक आइडिया है कि अगर मैंने नहीं देखा आज तो शायद मैं टेम्पटेड हो जाऊंगी। कहने का मतलब ये है कि अब अगर वो नहीं देखती है तो वो थोड़ा सा पैनिक हो सकती है, और हो सकता है कि उसका परफॉर्मेंस गिर सकता है। तो फिर उसके वहाँ पे कहा जाता है, बोलते ही है कि जो कि ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं कि मैं टीवी नहीं देखती हूँ, और कुछ बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो मैंने लास्ट, अब वो टीवी नहीं देखती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो सारा फोकस अपने पढ़ाई पे लगा देती है, यानी कि कुछ रूल्स हैं इस तरीके से वो ये समझ पाती है, ताकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कि अपना सारा काम समय पे कर पाती हैं। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, कि कुछ सर्टेन डिसीजन जो कि हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, शबनम जो थी एक डिसीजन ले रही थी, जो कि चलो हमको वो वेब सीरीज़ देखना है या फिर वो टीवी प्रोग्राम देखना है, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसको देखना ही है किसी कीमत पे। लेकिन रूल्स कह रहा था कि कल तुम्हारा टेस्ट है और तुमको सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेने चाहिए, सो डैट कि तुम टेस्ट में अच्छा कर पाओ। अगर वो टीवी सीरीज़ देखेगी तो वो क्वेश्चंस छूट जाएंगे, इसलिए उसको प्रायोरिटी क्या देना पड़ा, कि क्वेश्चंस को कर लेते हैं, सो डैट कि मेरा टेस्ट अच्छा चला जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरीके से प्रोटेक्ट करता है कुछ सर्टेन डिसीजन लेने के लिए, जो कि हम लोग ले लेते हैं एडवर्स इफेक्ट अधिक प्रिंसिपल्स को आधार पे, कंट्री बिलीव्स जिसमें कहता है हाँ चलो पाकिस्तान पे गोली बारूद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ढिमकाना कर दो। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और उसको स्ट्रांगली फील होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स में, और ये एक्रोनिमस होता है कि हम लोगों को ज़रूरी होता है कि एक बहुत ही मजबूत डिक्टेटर का, ताकि वो सेट कर सके राइट को, स्वैप कर सके अपने इमोशंस को, और वो रियलाइज करे कि जो लंबे से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो कि हाँ अपने इमोशंस को ज़िंदा रखने के लिए आप कुछ सर्टेन डिसीजंस ले लेते हैं, हाँ चलो बहुत अच्छा है ये हो गया तो ये डिसीजन लेते, क्या है थोड़ी बहुत दिन के लिए है। तो वो चीज़ें क्या होती है, कभी कोई डिसीजन जो होता है वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है, नहीं कि गलत हो जाता है, कभी कोई चीज़ें हम भावनाओं में बह के कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे कि हमारा ही बुरा होता है। तो सो डैट क्या करते हैं कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ये रूल बुक होता है हमको ऐसे डिसीजन लेने से रोकता है, ताकि ये जो डिसीजन हम, क्योंकि वो बताता है कि ये जो डिसीजन हम लेने वाले हैं ये लॉन्ग रन के लिए, यानी कि लंबा चलेगा। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कभी भी अलाउ नहीं करता है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजेस लेके आए। ये कभी अलाउ नहीं करेगा कि ईजिली आप ओवरथ्रो करें प्रोविजंस को, जो कि गारंटी देता है सिटीजन्स के राइट को और उसके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आप कुछ ऐसा डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, सो डैट कि सिटीजन्स जो है उस देश के जो सिटीजन्स है उसके मौलिक उसके फंडामेंटल राइट्स में किसी न किसी तरीके से बाधाएं उत्पन्न हो। तो ये डिस्कशन से आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। अब कुछ चीज़ जानते हैं जो कि यह कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि जो पीपल है अमेरिका नेपाल का, वो अडॉप्ट करता है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, जब डेमोक्रेटिक कंडीशन वहाँ आ जाता है तो क्या होता है, तो इसकी वजह से एक आइडियाज आता है, एक डेफिनेशन आता है कि किस तरह का देश वो चाहते हैं, कहाँ पे वो अब जो नया देश है, नया डेमोक्रेटिक देश उन्होंने चुना है, तो वहाँ का शासन व्यवस्था अब कैसा होगा, वहाँ पे लोग किस तरीके से अब ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि पहले तो वो मोनार्ची में चल रहे थे, वहाँ का अपना एक अलग रूल बुक था, बट अब जो लेटर वहाँ जो अब इलेक्शंस हुए, अब नए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, अब उनने उनके ऊपर शासन करना है, तो अब वो किस तरीके से उसके ऊपर शासन करेगा ये मैटर करता है। तो अब हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो तरीका जिसमें क्या होता है कि ये पॉइंट्स जो गया रहता है ना, ट्रांसलेट करता है कुछ सर्टेन आइडियाज़ में, रूल्स में कुछ की फीचर्स, और देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मौलिक तत्व देखते हैं।
तो शुरुआत में क्या होता है 20th सेंचुरी में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, ये क्या होता है, एक्टिव होता है स्ट्रगल में, किसके लिए, इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल में। बताया कि 1757 के बाद और 1764 के बाद कम्प्लीटली क्या होता है, बक्सर के युद्ध के बाद बिहार भारत का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रिटिशर्स के हाथ लग जाता है, जहाँ पर कि अब वहाँ से क्या होता है कि वो भारत के बहुत सारे मेजरली पॉपुलेटेड इलाकों में अपना शासन का अधिपत्य जमा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारा रिफॉर्म्स लेके आते हैं, बहुत सारे रूल्स बुक लेके आते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान क्या होता है, नेशनलिस्ट और क्या होता है, डेवोटेड होते हैं उस टाइम के, इमेजिन करते हैं, प्लान करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो ये कैसा होगा, हम कैसे देश के अंदर रहना पसंद करेंगे, हमारा रूल्स क्या होगा, ये जो हम डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के से, उसके बाद चलो हम लोग को फ्री कर दिया, उसके बाद हम लोग कैसे अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो ब्रिटिश के अंदर वो ज़बरदस्ती किसी रूल को फॉलो करने का उसको होता था, जो कि हाँ, अगर ब्रिटिशर्स कोई रूल पास कर देते थे, उनको चाहे वो या ना चाहे उसको मानना ही पड़ता था। बट अब सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है ऑथोरियन का रूल का, और कॉलोनियल स्टेट कन्विंस करता है इंडियन को, जो फ्री स्टेट जो होना, डेमोक्रेसी होगा, हर इंसान जो होगा उसको ट्रीट करेंगे इक्वली, और कुछ ऐसा रूल्स लेके आएंगे जो कि क्या होगा कि उसको हम लोग फोर्सफुली किसी के ऊपर नहीं डालेंगे, मतलब कि वो उस रूल्स को एंजॉय करे, ना कि उसको ज़बरदस्ती वो रूल मानना पड़े। तो क्या चीज़ें होंगी, क्या काम करने होंगे, इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगा सेटअप करेगा इंडिया में, और रूल्स जो होगा वो डिटरमाइन करेगा अपना फंक्शंस को। तो ये एक एक करके नहीं हो सकता है। ये लगभग यहाँ पे क्या हुआ, 300 लोगों की एक टोली बनी, यानी कि अलग अलग जगहों पर से लोग चुन के गए, जनप्रतिनिधि चुन के गए, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे 1946 में, जो पीरियडिकली अगले 3 सालों तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करते रहे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, सबसे पहली बैठक 6 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक 9 सितंबर को हुई, और तीसरी बैठक 26 नवंबर को हुई, जो अंतिम बैठक थी। और 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे उसी कारण मनाते हैं। तो बात करते ये मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, इसके पास ह्यूज टास्क था, ऐसा नहीं था। अब उनके पास एक कोरा कागज, हमारे देश का देश फ्री इंडिया तो मिल रहा था, बस एक अव्यवस्थित तरीके से मिल रहा था। अब उसको चलाना कैसे है, उसके लिए एक अच्छे क्या कहते हैं कि मंतव्य की व्यवस्था पड़ी। तो कंट्री जो था तो बहुत सारा डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनाए, जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलता था, अलग रिलीजन से बिलोंग करता था, डिस्टिंक्ट कल्चर्स था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जा रहा था, इंडिया जो था उस समय कंसिडरेबल टर्नमोल था, मतलब कि बहुत अलग स्थिति से गुजर रहा था, और पार्टीशन अभी भी हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान बट गया था। बहुत सारा प्रिंसली स्टेट जो था वो अनडिसाइडेड था उसका फ्यूचर, मतलब कि वो अभी खुद को ये नहीं कर पा रहा था कि वो भारत का हिस्सा रहेगा या पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, या फिर खुद ही एक अलग स्वतंत्र निकाय रहेंगे। तो ये चीज़ें कुछ जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी बहुत ही अलग थी। जैसा कि सिनेरियो आज का हम देख रहे हैं, आज से कम्प्लीटली अलग था। ये सारा इशू जो था ना, ये प्ले किया जाता है मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जैसा कि वो ड्राफ्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो क्या करते हैं, तो ये सारे इश्यूज जो थे वो वहाँ पे जो बैठे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हुए उनके दिमाग में चल रहा था कि जो कि हाँ, हमारा देश कैसा होगा, हम लोग किस तरीके से ड्राफ्ट करें, सो डैट कि जो कि हमारा कंट्री जो एक लंबे समय तक इसी कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके मन में दिमाग में चल रहा था कि अब किस तरीके से लॉन्ग रन करवाया जाए। तो ये सारा इशू जो था ना, उनके दिमाग में पहले से चल रहा था। तो वो क्या हुआ, कंट्री को एक विजनरी डॉक्यूमेंट देना चाहता था, जिसमें कि देना चाहते थे जिसमें क्या रिफ्लेक्ट करे रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए डाइवर्सिटी। हाँ, जैसे कि अगर हमारा देश डाइवर्स है तो कुछ ऐसे रूल्स लेके आते हैं जो कि सब उसको अग्री करे। ऐसा ना कि जो कि नॉर्थ इंडिया का कुछ लोग अलग बोले कि हम नहीं, ये रूल हम नहीं मानेंगे, साउथ इंडिया का बोलेगा हम ये नहीं मानेंगे, कुछ ऐसा लेके चलते हैं जो दोनों ही लोग उसको आसानी से मान सके। अब क्या होता है कि अपने नेशनल यूनिटी को बनाने के लिए वो कुछ ऐसा रूल्स लेके सामने सबका आना चाहते थे। तो फाइनल डॉक्यूमेंट जो था वो रिफ्लेक्ट करता था उनका कंसर्न, सो डैट कि वो इराडिकेट कर सके पॉवर्टी को, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और मैक्सिमम लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। तो अब चीज़ें बहुत ही अलग हो रही थी, चीज़ें नई हो रही थी, डेमोक्रेटिक कंट्री हो रहा था। तो अब इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रखा जा रहा था। तो कुछ की फीचर्स दिया गया था जो कि हाँ, उसके आधार पे हमारा देश के अंदर जो है
एक जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया जा रहा था उसको डेवलप किया जाना था, तो उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो फेडरलिज्म था उसके ऊपर बात की गई। इसका फेडरलिज्म क्या होता है, ये रेफर करता है एग्जिस्टेंस मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि ऐसा नहीं था जो कि हाँ सेंट्रल लेवल पे ही वो क्या किए, जो कि सेंटर के अंदर जो प्रोविंस होंगे उनके लेवल पे भी गवर्नमेंट रखे, जो कि हाँ 2 टियर गवर्नमेंट को हम लोग करेंगे। सेंटर क्या करेगा, वो प्रोविंस लेवल के गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा, और प्रोविंस जो है वो जो उसके अंदर प्रोविंस के अंदर जो लोग हैं ना उनको देखेंगे, सो डैट कि जो शासन व्यवस्था होगा, शासन चलाने का तरीका होगा वो आसान होगा, और हर इंसान तक जो सरकार जो योजनाएं चलाएं, जो भी प्रोग्राम्स प्लान वगैरह करे, वो हर एक इंसान तक वहाँ पहुँच सके, मतलब कि रूट लेवल तक। फिर बाद में मंडल कमीशन आते हैं जो बोले कि गवर्नमेंट को 3 टियर पे करके चलते हैं, सो डैट कि क्योंकि जो आप प्लान लेके जा रहे हैं वो बहुत हद तक बहुत नीचे तक नहीं जा पा रहा है, तो वो एक पंचायत व्यवस्था को भी इनरोल करते हैं। तो पंचायत व्यवस्था सबसे लागू करने वाला राजस्थान स्टेट का नागौर डिस्ट्रिक्ट था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नेल्लोर था, जो दूसरा जगह था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट करी गई थी। ये शेड्यूल बाद में 1992-1993 में शेड्यूल 11 और 12 में इसको जोड़ा गया था। तो हम लोग देखते हैं फंक्शन कैसे स्टेट गवर्नमेंट करता है, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं 7th के बुक में। तो अधिक नंबर जो कम्युनिटीज़ का था इंडिया का, ये एक सिस्टम लेके चलता था गवर्नमेंट का, जहाँ पे डिवाइस किया था कि वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि कैपिटल, मतलब कैसा नहीं है कि जो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में बैठे हुए वही गवर्न करेंगे, सो डैट कि वो प्रोविंस कैपिटल में बैठे हुए भी वहाँ पे हमारे लॉ बुक को गवर्न करेंगे। तो जो डिसीजंस जो होगा वो हर आदमी का बराबर समझा जाएगा। इंस्टेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है ना स्टेट्स में, वो डिसीजंस जो है पर्टिकुलर एरिया के लिए ले सके। जैसे कि प्रत्येक स्टेट जो है इंजॉय का वो ऑटोनॉमिक, मतलब कि उसको स्वायत्त शासन हो, एक्सरसाइज करने का पावर कुछ इशूज़ पे, मतलब कि वो फ्री हो कुछ अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे हुआ, हम लोग का प्रजा, हम लोग जो सिटीजन्स हो गए, वो नेशनल कंसर्न से रिलेटेड जो है ना अपना कुछ पावर वगैरह एंजॉय कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कंटेन करता है कुछ लिस्ट डिटेल इश्यूज़, ताकि हर एक टियर जो है गवर्नमेंट का वो अपने आधार पे लॉज बना सके। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी स्पेसिफाई करता है कि हर एक टियर जो है गवर्नमेंट का वो क्या करेगा, उसको पैसा मिलेगा उसको काम करने के लिए। तो फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट है वो मेयरली एजेंट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, और ड्रॉ करता है अपना अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता से भी। तो सारा पर्सन जो इंडिया का है वो गवर्न किया जाता है लॉज के द्वारा, पॉलिसीज जो हर एक लेवल का गवर्नमेंट बनाती है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंट टियर होता है गवर्नमेंट का, जिसके बारे में कि आप पढ़ चुके हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो अपने लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो आपका क्लास 7th में ये पहले ही बारे में बता दिया गया है, या फिर से आप पहले ही अवेयर होंगे कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, सो डैट कि वो हमारे लिए रूल्स बनाए और उस रूल्स के हिसाब से हमारे ऊपर शासन कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का वो गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, मतलब कि हर व्यक्ति, मतलब कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार वो देता है। जब हम लोग वे मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बात करते हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उनको ऐसा लगा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो किया गया है मासेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि वो जो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है इसके ऊपर कम्प्लीटली है, जो कि हाँ ताकि हर व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तौर पे, ना कि वो जात बिरादरी के बल पे हो, ना कि क्लास, ना ही जेंडर, हर चीज़ के। इसका मतलब ये था कि जो लोग थे इंडिया के वो डायरेक्टली रोल, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली चूज कर सकते थे। और ये भी बात ध्यान रखना होगा कि जो हर एक सिटीजन है देश का वो चाहे किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता हो, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता था, ताकि वो अपने जानने वाले, यानी है कि अपने बेसिकली जो रिलेटेड जो टेरिटरी था, अपने जो कंसर्न्ड एरिया था, उनके विकास में अपना योगदान दे सके। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में। ये यूनिट 2 इसी बुक में। सेपरेशन ऑफ पावर, अब मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर आ जाए तो क्या होगा, बात तो वही हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, फिर से वही मोनार्ची वाली फीलिंग्स आ जाएगी, मोनार्ची वाला रूल्स आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया, जो कि शक्तियों को बांट दिया गया। अब शक्ति जो है, अब पावर जो था एक आदमी के हाथ में न रह के बहुत सारे लोगों में बट गया, सो डैट कि वो जो गवर्निंग काउंसिल है
वो अच्छे से गवर्न कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वहाँ पे 3 ऑर्गन गवर्नमेंट का होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, तीसरा जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है, जो लेजिस्लेटिव में कौन होते हैं, वही जो हम लोग चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं। पार्लियामेंट वो जगह होता है जहाँ पर कि हमारे लिए शासन व्यवस्थाएं तैयार की जाती है, शासन पद्धति तैयार की जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव्स का काम होता है रूल्स बनाना। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो परीक्षा के माध्यम से वो जाते हैं, और इनका काम होता है कि ये जो रूल्स वगैरह जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं उसको हमारे रिलेटेड टेरिटरी में उसको इन्फोर्स करना, उनको लागू करना। और जुडिशरी देखती है कि ये जो रूल लेजिस्लेटिव बनाया है उसको एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो भी रूल्स लेजिस्लेटिव बना रहा है वो सही है हमारे लिए कि नहीं है। अगर वो सही नहीं होता है तो उसी समय जो है जुडिशरी उसको वॉइड डिक्लेयर कर देती है। तो ये कुछ सेपरेशन होता है पावर का, सो डैट कि हमारा डेमोक्रेसी एक सही तरीके से चल सके। तो वहाँ हर एक ऑर्गन जो होता है एक्ट करता है और चेक करता है दूसरे ऑर्गन गवर्नमेंट को, ताकि वो इंश्योर कर सके, इस बात को सुनिश्चित कर सके कि जो कि ये सारे जो जुडिशरीज जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, अपने रोल को सही तरीके से निभा रही है या फिर नहीं निभा रही है। फंडामेंटल राइट, ये जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट, ये रेफर किया जाता है कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसको आत्मा कहा गया है। कॉलोनियल रूल जो है ना क्रिएट किया था कुछ सस्पिशन स्टेट माइंड में, जो कि हाँ नेशनलिस्ट के मन में, जो कि हाँ आपका कोई राइट नहीं है, आपका जन्म ही हुआ है काम करने के लिए, काम करो और काम करते करते मर जाओ, आपके कोई राइट्स नहीं होंगे, जो भी राइट्स हैं हमारे राइट्स हैं। तो हमारा बस ये विश्वास दिलाने के लिए हमारा डेमोक्रेसी में कि जो कि हाँ आप इस देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे ये देश है ना कि देश से आप हैं, और इस देश में आपका भी उतना अधिकार है जितना कि एक किसी बड़े लोगों का है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो फंडामेंटल राइट इसलिए क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को जो आर्बिट्री और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज किया जाता है, पावर जो एक्सरसाइज किया, मतलब कि एक संपूर्ण ताकत जो स्टेट के पास होती है, जो कि हाँ ये है वो है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इससे हम लोगों को एक लड़ने की या क्वेश्चन पूछने का एक ताकत देता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए गारंटी करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में। इनसे के अलावा बहुत सारा मैंडेटरी कम्युनिटी जो है ना ये एक्सप्रेस करता है, वहाँ ज़रूरत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इंक्लूड था राइट, जो कि क्या प्रोटेक्ट करता है अपना ग्रुप को। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्या होता है, गारंटी करता है राइट्स माइनॉरिटीज़ का, किसके अगेंस्ट मेजोरिटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो मेजोरिटी मान लेते हैं, हिंदू धर्म के लोग जो मान लेते हैं भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा 86 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और 22 करोड़ मुस्लिम्स है। तो ये नहीं है कि 86 करोड़ हिंदू जो है मुस्लिम्स को कम्प्लीटली ये कर दे जो कि भैया आप बहुत कम है, जिसलिए जो हम चाहें वही होगा। आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे सिलोन, मतलब कि श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, जहाँ पर कि मेजोरिटी जो था श्रीलंका में वो कम्प्लीटली एग्रेसिव हो गई थी माइनॉरिटीज़ के ऊपर। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करती है। और इन सब चीज़ों के बारे में अम्बेडकर बोले थे कि fundamental rights, their objective is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, मतलब कि हर सिटीजन जो है ना उस स्थिति में होना चाहिए जिसमें कि वो क्लेम कर सके अपने अधिकार के बारे में, अधिकार के लिए। और दूसरा कि ये राइट्स जो होना चाहिए ना वो बाइंड करके रखे, बांध के रख सके अथॉरिटी को, ताकि जो भी पावर्स उनको मिला हुआ है ताकि वो रूल्स बना सके। ऐसा नहीं कि आपको रूल्स बनाने का पावर मिला है तो आप कोई भी रूल्स बना सकते हैं, नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिटीजन्स, जिसके लिए जो आपको चुन के भेजा है आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आपको काम करना है। इन सब के अलावा फंडामेंटल राइट जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सेक्शन होता है, इसको डायरेक्टली DPSP कहते हैं। और ये सेक्शन जो है डिज़ाइन किया गया मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ताकि वो इंश्योर कर सके सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जो स्टेट जो है कुछ सर्टेन फील्ड में जाके वो आगे बढ़ के, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन अब हर चीज़ के लिए अब प्रोटेस्ट ही स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हाँ किसी आदमी को लगे कि नहीं अगर ये स्टेट अगर ये स्टेप उठा रही है तो इससे हमारा ये हो रहा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है, पर्सनली प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ चीज़ों को लेके DPSP ये बात को इंश्योर करती है कि स्टेट जो है उस चीज़ को लेके कम्प्लीटली फ्री है, सो डैट कि वो रूल को फॉलो करवा सके, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। थर्ड क्या है, फिफ्थ क्या है, सेकुलरिज्म। एक सेकुलर स्टेट वो होता है जिसमें क्या होता है कोई भी ऑफिशियली कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, मतलब कि हाँ इंडिया है तो इंडिया का मतलब ये नहीं कि आपको हिंदू धर्म ही ग्रहण करना होगा। यू आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन एंड प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ रिलीजन।
तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि तरीका के बारे में, जिसमें कंट्री का हिस्ट्री जो है ना ये डिटरमाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा किसी भी कंट्री में, और अडॉप्ट करता है खुद के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्ले कर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे आइडियल्स को, हमारे आदर्श को, ताकि हमारे जो सभी सिटीजन्स हैं ना कंट्री के, वो इस चीज़ को समझ सके, एडहेर कर सके, और इंक्लूडिंग इन सब के को संयुक्त रखते हुए रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, जिसको कि हम लोग चुनते हैं हमारे ऊपर शासन करने के लिए, उनको भी इस आदर्श को फॉलो करना है। तो इन सब के अलावे जो है, अब देखते हैं बहुत सारे देश के बारे में, तो इन सब देशों में भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ ये 5 मापदंडों पे वो देश खड़ा उतरता है कि नहीं। अगर ये 5 मापदंडों पे वो देश खड़ा उतरता है, इन सब चीज़ों को वो वेरीफाई करता है, फुलफिल करता है, तो यस वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इससे रिलेटेड अब क्या बहुत सारे फीचर्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि जो आइडियाज़ वगैरह है ये इजी नहीं होता था, आसानी से नहीं बना। तो बहुत सारी चीज़ों को है समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उसके बारे में आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, तो आप उस क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, सो डैट कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं कि नहीं गए समझे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।